ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड यूनिट, ठीक है, जो कि है क्यूइंग थ्योरी। इससे पहले हमने बेसिकली डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन सबने ही आई होप रिवाइज़ किया होगा। किया है रिवाइज सबने? बोलो बेटा, जवाब दो। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था बेसिकली क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा OR के अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो हमारे जितने भी मॉडल्स हैं, जो कि हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी हमारी प्रोसेस है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल की प्रोसेस है, ठीक है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे ऑप्टिमाइज के साथ साथ उसकी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। हाँ बोलो बेटे, आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, हाँ थोड़ा बहुत अगर देखो ब्रेक हो रहा है तो शायद वो नेटवर्क इशू है, बट बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज़? हेलो, ठीक है ठीक है। और किसी को कोई अगर स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक छोटे सा मैं क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने, अगर किसी बच्चे ने पहले लेक्चर नहीं लिया होगा तो उसका छोटा सा एक रिवीजन देखते हैं। देखिए OR में हमने बेसिकली डिस्कस क्या करना है कि जितने भी हमारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट इवोल्यूशन टेक्निक है, चाहे वो क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक है या LPP मॉडल है, तो बहुत सारे मॉडल को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम कैसे उसकी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ, ठीक है। और किसी प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ क्या होता है और किसी प्रोजेक्ट को ड्यू डेट से पहले हमें कैसे उसको फिनिश करना है, ये सारे डिफरेंट मॉडल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने पहली यूनिट में कवर किया था। तो आज हम अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्यूइंग थ्योरी। और क्यू का मैंने बताया था मीनिंग। क्यू का मतलब होता है बेसिकली इन लाइन, या अगर हिंदी में बोलते हैं तो कतार, ठीक है, कतार बोलते हैं ना कि प्लीज़ बी इन द क्यू में बने रहें। यानी कि हमारा क्या है, एक लाइन के अंदर जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उस सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है ताकि कम से कम टाइम में जो सर्विस देने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को डील कर पाए, ठीक है। और अगर आप कस्टमर हैं तो हम ये सिस्टम डिज़ाइन ऐसा करा जाए कि कम से कम टाइम वेस्ट हो आपका। ऐसा नहीं है कि आपने, अगर मान लो किसी विंडो पे खड़े हो तो आपको 10 घंटे वेट करना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर टिकट लेने के लिए या कोई भी सर्विस जो आपको चाहिए, ठीक है। तो क्यूइंग थ्योरी में हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन द सिस्टम, ठीक है। और उस सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ आएंगे, क्यू भी आएगी और सर्विस प्रोवाइडर भी आएगा। ये क्लियर है? समझ में आया कि क्यूइंग थ्योरी में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं हम? क्लियर है? यस और नो? रिस्पॉन्ड करते रहो ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको टैकल करूँ, ठीक है। आपका रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे तो मुझे डिलीवरी करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि पता नहीं चलेगा कहाँ डाउट है, फिर उसके बाद चीज़ें दिक्कत कर जाएंगी, ठीक है, इन फ्यूचर। क्लियर है? क्लियर सबको? ठीक है। कोई भी डाउट व्हाट इज़ क्यूइंग थ्योरी उसके अंदर, ठीक है, बताओ। डाउट तो नहीं है किसी को? अब क्यूइंग थ्योरी में देखो बेसिकली हमने, अब जैसे मैंने बताया कि भाई उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डील करेंगे। तो इसमें 4 बेसिक हमारे जो फंडामेंटल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला तो एक इनपुट सिस्टम की। इनपुट सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं, अराइवल क्या है, अभी मैं ये फिगर की हेल्प से समझाऊंगा आपको, ठीक है। सेकेंड इज सर्विस कौन दे रहा है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक PVR। आप लोग सब PVR में जाते हो, मूवी देखने सब नहीं जाते हो ना सब लोग। फॉर एग्जाम्पल ये PVR का टिकट विंडो है, ठीक है, ये है आपकी टिकट विंडो। यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, और आपके जैसे 10-12 लोग और खड़े हुए हैं, ठीक है। दिस इज नॉन एज क्यू। और L बोलेंगे तो LQ का मतलब होता है लेंथ ऑफ द क्यू, यानी कि एक लाइन का लेंथ। टिकट विंडो पे कोई मैडम बैठी हुई है, ठीक है, ये हमें सर्विस दे रही है। ये क्या कर रही है, आपको टिकट देगी मूवी के। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो बागी मूवी, ठीक है, पूरा एक पिक्चर आपने दिमाग में क्रिएट करो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें देखो, कंप्लीट है पूरा सिस्टम, दैट इज नॉन एज कंप्लीट सिस्टम। ये सर्विस देने वाला है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस मैकेनिज्म, सर्विस पैटर्न जो भी है, ठीक है। ये इनपुट है। इनपुट कौन है, आप लोग जो क्यू के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, सर्विस देने के बाद कितने कस्टमर हमारे ऑन द सर्विस है। मान लो ये कस्टमर खड़ा हुआ है, ये क्या है, सिस्टम के अंदर है, बट ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली सर्विंग, अंडर द सर्विंग, यानी कि सर्विंग चल रही है इसकी। ये प्रोसेस अगर हमारी सर्विंग स्टार्ट हो गई है तो हम कई बार हम क्या करते हैं, इसको
क्यू लेंथ में ज्वाइन नहीं करते, क्यू लेंथ में कंक्लूड नहीं करते, बिकॉज ये क्या है, अंडर दी सर्विस है। तो कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द क्यू, तो अगर हम अंडर द सर्विस वाले कस्टमर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हम गेट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पहले यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद गेट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है बेसिकली। और अगर हमारा इसको काउंट करोगे तो अगर आप कई बार बोलते हैं कि भाई लेंथ ऑफ द क्यू निकालो अलोंग विद द सर्विस बीइंग सर्व्ड, तो अगर ये लाइन लिखी होगी तो हम इसको भी काउंट करेंगे जो हमारा कस्टमर अंडर द सर्विस चल रहा है। ठीक है, ये क्लियर है सबको जो मैंने बताया जस्ट अभी? बताओ, कोई भी डाउट किसी को भी तो बेटा पूछ लिया करो। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ होती है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है कि अंडर दी सर्विस जो नहीं है, यानी कि जो बच्चे खड़े हुए हैं, यानी कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं वो जो वेट कर रहे हैं टिकट लेने का, तो ये जो इनको जो वेट करना पड़ेगा तो वो कितने आवर या कितने मिनट, ये डिपेंड करेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर आर में पूछा गया है तो आप आर में आंसर निकालोगे, और अगर मिनट्स में पूछा गया है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे, तो आप बता दो कि भाई इतने मिनट जो हमारा क्या है टाइम, वेटिंग टाइम है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर बीइंग सर्व, यानी कि जो कस्टमर जो अगर अंडर द सर्विस चल रहा है उसका वेटिंग टाइम कितना है, वो कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, और कई बार पूछ लेते हैं कि भाई अराइवल टाइम बताओ कि भाई 1 घंटे में कितने आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं और डिपेंड करेगा वो कैसे कैसे हम उनको डील करेंगे। एक रफ आइडिया आई होप आपको हो गया होगा कि क्यूइंग थ्योरी है क्या और उसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये फिगर सबको समझ आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, बोलो क्या समझ आ रहा है बेटा? कोई बच्चा इसको बताओ, इसको एक्सप्लेन करो कि क्या कह रहा है ये फिगर, बोलो। बिल्कुल 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 100% ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको ना, इस कंप्लीट फिगर को अच्छे से एक बार एलोबरेट कर देता हूँ ताकि कोई भी इशू ना आए। ठीक है, देखो यहाँ है लेंथ ऑफ द क्यू, एल क्यू, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये है हमारी क्यू लेंथ। ठीक है, और ये भी एक तरीके से क्यू में आ रही है, बट ये है कस्टमर अंडर द बीइंग सर्विस, यानी कि जो सर्विस के अंडर चल रहा है कस्टमर। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, डिपेंड करता है कि हम इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसी हिसाब से इसको कंसीडर किया जाएगा। ये क्या है आपका सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस दे रही है। मान लो ये क्या है, ये अटेंड कर रही है, 5 मिनट लगाती है 1 कस्टमर पे, यानी कि एक कस्टमर को सर्विस देना है। मान लो इसको कोई अगर मान लो ये टिकट दे रही है या फिर कोई भी आपकी प्रोसेस है जो भी हमारा अकाउंट विंडो पे ये अपना परफॉर्म कर रही है, मान लो 5 मिनट में ये करती है परफॉर्म। ठीक है, तो अगर इसको कस्टमर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 25 मिनट्स मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब इसको कंप्लीट सिस्टम को 25 मिनट लग रहे हैं। अब इसको रिड्यूस करने का क्या मेथड है, या तो हम एक सर्विस एक और प्रोवाइडर बिठा दें। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और फीमेल बैठी हुई है तो इसका भी 5 मिनट है सर्विस रेट, तो यह क्या हो जाएगा, तो और इसका 5 है, इसका 5 है, तो अब क्या हो गया है, 10 मिनट में 2 सर्विस हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो अब ये जो 25 मिनट में काम हो रहा था, तो ये भी करेगा पैरेलली, ये भी करेगा, तो पहले 5 मिनट में कितने होंगे, 2, 5 मिनट में 2 होंगे। ठीक है, और हमको कितने करने हैं, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा देता हूँ, मान लो 6 हैं। ठीक है, 6 हो गए, इवन नंबर कर दिए। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 15। 15 मिनट में 6 कस्टमर सर्व हो गए हैं। बट पहले क्या हो रहा था, 25 मिनट में 5 हो रहे थे, या 30 बोल लो, अगर 6 मैंने यहाँ कर दिए तो पहले चेंज करता हूँ, दैट इज़ 30। तो 30 मिनट में जब हमारे कितने हो रहे थे, 6 कस्टमर सर्विस हो रही थी, और अब कितने हो रहे हैं, 15 मिनट में 6 कस्टमर हो रहे हैं। यानी कि क्या है, जैसे ही एक सर्विस प्रोवाइडर बढ़ाया है, टाइम हाफ हो गया है। क्लियर है? ये चीज़ समझ आया? ठीक है, ये बेसिकली एक आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कोई भी आपके, जैसे आप कहीं भी जाते हो, चाहे लाइक हॉस्पिटल है या फिर आपका कोई मल्टीप्लेक्स है या कोई भी पर्टिकुलर शॉप है। ठीक है, तो उसको कैसे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए ताकि जो अराइवल रेट है उसको हम इजीली क्या करें, मैनेज करें। ठीक है, और आपका जो सर्विस रेट है उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस को
प्रोवाइड करके एक गिवन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज़ नॉन एज क्यूइंग थ्योरी। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो काउंटर हम 2 खोलते हैं, 3 खोलते हैं। भाई उसका मेन मोटो क्या है, ताकि आपका जो भीड़ जमा न रहे, क्योंकि जो अल्टीमेटली अगर जैसे मान लो प्राइवेट सेक्टर पे अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ इसको, तो प्राइवेट सेक्टर पे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट का लॉस होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्यूइंग थ्योरी, जो हमारे जो जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं या फिर हमारे जो मैनेजमेंट पॉलिसी जो मेकर हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया कि भाई सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया जाए ताकि जो कस्टमर हमारा वापस ना लौटे और सर्विस रेट हमारा क्या रहे, मैक्सिमम रहे। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। सबको समझ आया यहाँ तक? कोई भी डाउट किसी को भी? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वेटिंग लाइन प्रॉब्लम अराइज बिकॉज। अब वेटिंग लाइन ऐसा क्या होता है कि वेटिंग लाइन जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारी नीड ही क्यों हुई, ऐसा ज़रूरत क्या पड़ी हमें कि वेटिंग लाइन थ्योरी बनाई गई या सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। ऐसा क्यों नहीं करा कि सिंपली एक सर्विस देने वाला बिठा दिया कि बेशक पूरा दिन लग रहा है बट कोई इशू नहीं है, हमारे पास सर्विस होती रहे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देयर इज़ टू मच डिमांड ऑन द, देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ टू मच डिमांड ऑन द फैसिलिटी सो दैट देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ वेटिंग टाइम। यानी कि क्या है, इफ़ अगर मान लो ये कोई मान लो क्या है, काउंटर है। ठीक है, इस काउंटर पे कोई बैठा हुआ है और ये क्या है, हमारा कस्टमर है। ठीक है, ये हैं हमारे कस्टमर्स, ये हैं सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे बिक्री है कोक। ठीक है, एग्जाम्पल कोक नहीं कुछ और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोई पर्टिकुलर बुक। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक बुक है या कोई नॉवल है। अब उस नॉवल का जो डिमांड है वो बहुत हाई है। ठीक है, एक्सेसिव डिमांड है। अब एक्सेसिव डिमांड का तो कस्टमर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएगा। ठीक है, अब उस ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो कंटिन्यू आ रहा है, मान लो हर 5 मिनट में 10 लोग आ रहे हैं। ठीक है, हर 5 मिनट में 10 लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँ 1 घंटा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 60 मिनट में तो 120 लोग आएंगे। अब सोचो 1 घंटे में 120 लोग आएंगे, अगर ये सर्विस रेट हमारा इसका हाई नहीं हुआ तो मैक्सिमम कस्टमर या तो किसी दूसरे काउंटर पे जाएगा या अगर वहाँ पे है अवेलेबल, अदरवाइज वो क्या कर देगा, लेने का डिसीजन ड्रॉप कर देगा या कहीं और से ले लेगा। समझ आया क्या बोला मैंने? वेटिंग लाइन प्रॉब्लम का मेन एक रीज़न क्या हुआ, दैट इज़ टू मच डिमांड। इफ़ देयर इज़ टू मच डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वहाँ पर हमारी जो वेटिंग लाइन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अराइज होगी, यानी कि जो वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं और सर्विस प्रोवाइडर कम है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ टू मच डिमांड एडुकेट नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटी। जो इसमें लिखा हुआ है देखो रेड में है, वही मैंने आपको डिस्कस किया है क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ टू लेस डिमांड। अब लेस डिमांड का मीनिंग क्या है, देखो इफ़ देयर इज़ वेरी लेस डिमांड इन विच केस देयर इज़ टू मच आइडल फैसिलिटी टाइम और टू मच फैसिलिटीज़। इसका मीनिंग क्या है बताओ? गोयल सर थोड़ा आवाज़, क्लास चल रही है। हाँ, क्या हुआ बताओ? हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है तो वहाँ पर कौन सा टाइम है, हाँ वहाँ पर क्या है, आपका आइडल टाइम इंक्रीज़ हो गया। आइडल टाइम का मीनिंग क्या है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम, यानी कि क्या है, इफ़ अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, और एक ही कस्टमर है, तो आफ्टर 5 मिनट ये क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, यानी खाली बैठेगा। आपने देखा होगा डीएमआरसी पे जैसे वेंडिंग मशीन आ चुकी है, अब वेंडिंग मशीन आने के बाद क्या होता है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो खाली बैठा हुआ है, तो आइडल टाइम वेस्ट हो रहा है। यानी कि एक एम्प्लॉय की जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वेस्टेज है। तो यानी कि क्या है, वेस्टेज ऑफ फैसिलिटी का मीनिंग क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्टेज ऑफ मनी। यानी कि क्या है, टू मच डिमांड इज आल्सो ए मेजर फैक्टर एंड टू लेस डिमांड आल्सो ए मेजर फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द क्यूइंग थ्योरी मॉडल। ठीक है, अब क्यूइंग थ्योरी मॉडल का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए,
या तो सर्विस रेट बहुत हाई होना चाहिए, जो हमारा जो सर्विस देने वाला है वो बहुत एक्सट्रीमली एफिशिएंट हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को अटेंड करे। क्लियर है? ठीक है, बोलो। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट देखो, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी पर्टिकुलर डाउट हो ये स्लाइड में या पिछली स्लाइड में? आगे चलें। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ द क्यूइंग मॉडल, क्या क्या इसकी फंडामेंटल एप्लीकेशन है, कैसे ये हमारा जनरल टर्म्स में इसको यूज़ करते हैं, लाइक हमारे डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, चाहे वो जनरल लाइफ की एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन हो। तो एक बार इसका एप्लीकेशन देखते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल लेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप थ्योरी नहीं क्लियर करोगे ना किसी भी टॉपिक की, तो उस डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएंगे समझ में। ठीक है, इसके बाद बेसिकली आते इसमें न्यूमेरिकल ही हैं, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। ठीक है, बट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी के बेस्ड ही आपका क्या है कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एंड देन इसके बाद आप जाएंगे न्यूमेरिकल में। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, बट क्वेश्चन कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ क्यूइंग थ्योरी या व्हाट इज़ द सर्विस मॉडलिंग, ठीक है, वेटिंग टाइम क्या होता है, लेंथ ऑफ द क्यू क्या होता है। बस डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल आएगा, एक क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा 5 कस्टमर पर डे इतना आ रहे हैं या पर आर आ रहे हैं, सर्विस रेट 5 मिनट्स है, तो बताइए लेंथ ऑफ द क्यू कितना होगा, या फिर सर्विस के ऑन द सर्विस टाइम अगर हम दे रहे हैं किसी कस्टमर को तो वेटिंग टाइम कितना होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे हमारे कैसे आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो न्यूमेरिकल की, कैसे आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशंस देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एप्लीकेशन देखो, ऑल द सिचुएशन वर कस्टमर इन्वॉल्व सच एज रेस्टोरेंट। देखो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का। ठीक है, रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट में देखा है आपने सर्विस काउंटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैकडी, डोमिनोज, ठीक है, केएफसी, हल्दीराम्स, ये बहुत सारे मैंने एक रिटेलर शॉप के एग्जांपल दे दिए। तो यहाँ पे आप देखते हो कि एक काउंटर 2 से 3 काउंटर होते हैं, उसी हिसाब से सर्विस रेट मिलता है। ठीक है, तो हम क्यूइंग थ्योरी वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कैफेटेरिया कोई भी ले लो, क्या सीसीडी वगैरह कोई भी ले लो, वहाँ पर भी क्यूइंग थ्योरी एप्लीकेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक कोई भी हमारा वैल्यू बाज़ार है। सिनेमा हॉल्स, वैसे मैंने एग्जांपल दिया पीवीआर, सिनेप्लेक्स, जो भी चीज़ें हमारी हैं यहाँ से आप टिकट लेते हो। बैंक एंड ऑफिस, अब सबसे ज़्यादा देखो रोल इसका हुआ है कहाँ से, जब मैंने बताया था जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पूरा रिक्वायरमेंट हुई डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, R&D करी उन लोगों ने, तो लोगों ने सोचा कि भाई कैसे किसी चीज़ को डेवलप किया जाए। तो अगर कोई चीज़ डेवलप जब होगी, जब वेस्टेज ऑफ टाइम हमारा क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उस चीज़ को हम रिजॉल्व करने के लिए वेरियस टेक्निक्स अपनाई। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक में जो सर्विस रेट है वो बहुत कम है और अराइवल रेट बहुत ज़्यादा है। अराइवल रेट का मीनिंग क्या है कि पर मिनट कितने कस्टमर आ रहे हैं या पर आवर कितने कस्टमर आ रहे हैं, और सर्विस रेट का मतलब क्या है कि पर मिनट या पर आवर कितनी सर्विस दी जा रही है पर्टिकुलर एक फील्ड में, पर्टिकुलर एक डिपार्ट में, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, अब बैंक में जो हमारा मान लो सर्विस प्रोवाइडर है ये, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर है और यहाँ पर क्यू है, तो कोशिश करते हैं कि भाई इस टाइम पे कितना आदमी सर्विस दी जाए एक कैश काउंटर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश काउंटर है जहाँ पे आपने कैश लेना है या फिर कैश डिपॉजिट करना है। ठीक है, फिर सेकंड पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर भी एप्लीकेबल हुआ। पेट्रोल पंप पे हम देखते हैं कि वहाँ पर अगर पेट्रोल का भी अगर कोई पंप लगा हुआ है तो वहाँ पर भी 3 से 4 हमारे स्टेशन होते हैं, ताकि आप यहाँ भी फिलिंग करवा सको। बाइक के लिए अलग बनाते हैं, कार के लिए अलग बनाते हैं, ताकि हमारा जो हसल वसल है ये क्रिएट ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रश क्रिएट ना हो, तो वहाँ पर भी हम क्यूइंग थ्योरी को ईजिली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एयरलाइन काउंटर्स। एयरलाइन काउंटर का एग्जांपल देखो, एयरपोर्ट पे आप टिकट्स लेते हो, अपना पासपोर्ट चेकिंग कराते हो, वहाँ पर भी हमारा प्रॉपर क्यूइंग थ्योरी हमारा इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, पेशेंट इन क्लिनिक्स, वही मेडिकल आपका जो लाइन है वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। दी एसेक्ट्रा का मीनिंग क्या है, यहाँ पे और डिफरेंट जहाँ भी आपको क्यू दिख रही है, जहाँ भी सर्विस कोई मिल रही है, तो यानी कि वहाँ पर हमारा क्यूइंग मॉडल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
और जहाँ पर क्यूइंग मॉडल है तो वहाँ पर वेटिंग टाइम भी होगा। अब इस वेटिंग टाइम, सबसे बड़ी चीज़ देखो, हम जो क्यूइंग थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पर हमारा मेन जो मोटो है वो है हमारा वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना, बिकॉज वेटिंग टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब टाइम है। आप खुद सोचो, अगर मान लो आपको पिज़्ज़ा लेने गए हो तो आप चाहोगे कि वहाँ 1 घंटे आपको वेट करना पड़े? चाहते हो? कोई बताओ, नहीं चाहोगे? आप क्या चाहते हो? आप पिज़्ज़ा लेने जाओगे, आप क्या चाहते हो अगर आप कोई भी सामान लेने जा रहे हो तो? बोलो। बोलो बेटा, अरे बोलो भाई, मैंने क्या बोला? रिस्पॉन्सिव होना है, रिस्पॉन्सिव यानी कि रिस्पॉन्ड करना है। भाई आप किसी सर्विस काउंटर पे जाओ, आप हाँ, आप ये चाहते हो कि भाई जाओ और इंस्टेंट मिले। अब इंस्टेंट मिलना कब पॉसिबल है? या तो वहाँ पे कोई भी लाइन ना हो, या फिर वहाँ इतने काउंटरों की आपको वेट ना करना पड़े। यही पॉसिबल है ना? क्या 100 कस्टमर के हिसाब से 100 काउंटर बनाना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं वो? वेटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आपने जो वेटर देखा होगा वो भी क्यूइंग थ्योरी का ही एक, मतलब हालांकि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट एक तरीके से वो क्यू को कम करने के लिए है कि भाई हमने नंबर 1 सर्विस की जगह हमने 10 सर्विस प्रोवाइडर कर दिए हैं। थोड़ा सा देखो, इसको टेक्निकली सोचो। आप देखो, एक काउंटर पे 100 लोग खड़े हैं और 100 लोग टेबल पे बैठे हैं, कितना फ़र्क है? अब 100 लोगों को अटेंड करने के लिए वो उन्होंने 10 वेटर छोड़े हुए हैं, यानी कि वो 10 वेटर ही काम कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर का। ठीक है, क्लियर है? अरे भाई ठीक है। अब यानी कि क्या है, 10 सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब उन 10 सर्विस प्रोवाइडर को एक काउंटर पॉसिबल नहीं था, तो अब वो लोग जो 10 वेटर हैं वो उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इंस्टेंटली क्या करेंगे, सर्व करेंगे, चाहे वो कोई भी खाने का सामान है, चाहे वो कुछ भी है। बट ये इसका एक लिमिटेशन है, हर लाइन में ये जो वेटर वाला सिस्टम है, यानी कि इंक्रीजिंग द सर्विस प्रोवाइडर, या जो सर्विस हमारा रेट इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। क्या ये हर जगह पॉसिबल है कि 100 लोग आए हुए हैं तो 100 लोगों के लिए अलग पंप लगा दिया जाए कि हर आदमी कि भाई तुम्हारे पेट्रोल पंप पे 100 लोग लग रहे हैं तो 100 बाइकें 100 वो लोग लगे होंगे, ये 10 या 50 लोग लगे? बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। लाइक हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है, पोस्ट ऑफिस में नहीं है, वहाँ जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हमारी जो चीज़ें यूटिलाइज हो सकें। तो उसके कई बार क्या करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं, बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो नीड पड़ी फॉर द क्यूइंग मॉडल या डिज़ाइनिंग द क्यूइंग थ्योरी या वेटिंग लाइन थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? अब एक सेकंड पॉइंट है, इसको कोई बच्चा डिटेल में डिस्कस कर सकता है, दैट इज इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। व्हाट इज़ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? ऐसा जो क्यों लिखा गया है, बताओ। बताओ, बताइए बेटा। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मीनिंग क्या है। अब एग्जांपल लेते हैं मारुति का, मारुति सुजुकी। ठीक है, अब आप मान लेते, हाँ बताओ। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ अब ठीक है, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं मारुति सुजुकी के यूनिट का, प्रोडक्शन का। अब आपको पता है कि मान लो कि हम मारुति का बना रहे हैं, मारुति कार बना रहे हैं। ठीक है, आपने देखा एक वर्क स्टेशन यहाँ पे है, वर्क स्टेशन यहाँ पे आपने चेसी बनाई। ठीक है, चेसी बनाने के बाद यहाँ पे दूसरी कोई चेसी के बाद इसमें वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग के बाद पेंट हो रहा है, फिर इंजन लग रहा है, फिर बाकी जो विंड शील्ड वगैरह सब चीज़ लग रही हैं। तो आप देखते हो कि एक वर्क स्टेशन पे सर्विस करने में 5 मिनट लग रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्क स्टेशन क्या है, आइडल है। इसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसका डिज़ाइन इस तरीके से करें, या फिर करें कि भाई इसके जो सर्विस देने वाला जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से हो कि भाई हर किसी के पास एक एक जॉब आए। ठीक है, ताकि जैसे ही इसका जॉब ख़त्म हो तो इसके पास दूसरा जॉब आए। ठीक है, तो यानी कि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी हम कोशिश करते हैं जो हमारा आइडल टाइम है वो कम से कम हो, और सर्विस टाइम क्या हो हमारा एफिशिएंट हो, ताकि जो वेटेज है यानी कि जो वेटिंग टाइम है, जो क्यू के अंदर जो मटेरियल है या फिर जो इन्वेंट्री है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या कर पाए, प्रोसेस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि भाई एक अगर मशीनिंग हो चुकी है उसके बाद सेकंड ऑपरेशन के बाद पहली मशीन खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पर भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही नहीं, ये डेड या नॉन लिविंग चीज़ें हैं उन पर भी हम इसको अप्लाई करते हैं बराबर तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ भी हम सर्विस दे रहे हैं। एक मशीन हमारा अगर हमारा क्या कर रही है, मान लो पेंट शॉप है, वो पेंट कर रही है, तो पेंट होने के बाद जो दूसरा मशीन आएगा या दूसरा कंपोनेंट आएगा तो उसके और दूसरे के बीच में ज़्यादा टाइम लैग ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक मशीन अगर पेंट कर रही है उसके बाद 10 मशीनें और हमारी क्या है खाली पड़ी हुई हैं, या फिर एक जो प्रोडक्ट पेंट हो रहा है उसके बाद 10 प्रोडक्ट और वेटिंग में है। तो एटलीस्ट 4 से 5 पेंट शॉप बनाई जाएँ या पेंट हमारी बेसिक पेंट स्टेशन बनाए जाएँ ताकि वेटिंग टाइम कम से कम हो, ठीक है। प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट देखें आगे। देखो, अनदर एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर नंबर ऑफ डॉक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रक और शिप। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? बोलिए, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई भी कैंडिडेट? बोलिए बेटा। दशमेश, गौरव, बेटे आवाज़ क्लियर है सबको? हेलो, हाँ तो बताओ, ये पॉइंट बताओ। अनदर एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर नंबर ऑफ डॉग्स। डॉग क्या होता है? व्हाट इज डॉग? लाइन दिख नहीं रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा किसी को? भाई स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, वाई ऐसा? दोबारा एक मिनट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब देखो, अब आ गया। हेलो, आप तो आप रिफ्रेश करो, यहाँ से मैंने शेयर करी हुई है स्क्रीन, ठीक है? ठीक है, आप देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अनदर एप्लीकेशन, इसका मीनिंग क्या है कि भाई अगर हम जैसे एग्जांपल लेते हैं शिप का, ठीक है, किसी पोर्ट का, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे शिप आते हैं, तो नंबर ऑफ डॉक बनाए जाएं उसी हिसाब से ताकि हर डॉक पर एक शिप एटलीस्ट रहे। ऐसा ना हो कि एक डॉक बनाया हुआ है और उसी टाइम पे 4-5 शिप आ गए हैं, तो भाई एक शिप तो डॉक पे खड़ा हो जाएगा, यानी कि जो बंदरगाह बोलते हैं इसको, पोर्ट, ठीक है। तो उस डॉक पर एक शिप के बाद जो बाकी शिप हैं वो कहाँ जाएंगे? एटलीस्ट उसी हिसाब से सर्विस डिज़ाइन हो ताकि हमारे 4 या 5 शिप हमारे इजीली आ पाएँ। वैसे ही हम कह सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट पर हमारे क्या है, एटलीस्ट इतने तो हमारे स्टेशन होने चाहिए जहाँ पर हम 4 से 5 अगर फ्लाइट एक साथ आ जाती हैं तो ईजिली क्या करें, उनको अटेंड कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा कहने का मतलब क्या है, हर जगह डिफरेंट तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिंस द बोथ डॉग आर कॉस्ट एंड डीमर्ज कॉस्ट कैन बी वेरी लार्ज। इसका मतलब क्या है, अगर हम पर्टिकुलर एक ही डॉग को रखेंगे, एक शिप आया उसके बाद उसको अटेंड किया, फिर दूसरा शिप आएगा, यानी कि उस टाइम पर दो बाकी जो शिप हैं या तो वो हमारे आइडल रहेंगे या फिर उनको हमारा क्या है उतना वेट करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से उनकी क्या है कॉस्ट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। एक दिन में अगर हम 4 शिप को अटेंड कर सकते थे, बट हमने क्या करा है, एक शिप किया है, क्योंकि हमारी जो सर्विस फैसिलिटी है वो हमारी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डॉग इंक्रीज़ करेंगे सो दैट हमारी जो कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे देखो, इट इज़ आल्सो हैव टू यूज़ द प्रॉब्लम ऑफ मशीन ब्रेकडाउन एंड रिपेयर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, ये इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर अंडर दी मेंटेनेंस है या रिपेयरिंग हो रही है, तो ऐसा अगर है, मान लो 3 से 4 सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो मान लो ए मशीन है, ये बी है, ये सी है, तो ए मशीन में कोई अगर फॉल्ट आ गया है या फिर रिपेयरिंग के लिए इसको हमारे मेंटेनेंस के लिए छोड़ रहे हैं, तो बाकी 2 मशीन हम इजीली क्या कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपने देखा होगा मेट्रो के लिए, अगर मेट्रो काउंटर पे जाते हो, अगर एक काउंटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, तो दूसरा काउंटर इजीली आपको टोकन दे देता है,
ठीक है। वैसे ही वेंडिंग मशीन है, अगर कोई मेट्रो स्टेशन के ऊपर अगर कोई भी काउंटर फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ वेंडिंग मशीन दो या तीन रखी होती हैं, एक खराब है तो दूसरी सर्विस देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई टोकन का भी अरेंजमेंट ना हो और वेंडिंग मशीन भी ना हो, क्योंकि वहाँ पर तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना सर्विस मिलनी, तो वहाँ पर तो एंट्री नहीं हो पाएगी कस्टमर की अगर किसी के पास रिचार्ज नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो, समझ आ रहा है बेटा? बोलो बेटा। ठीक है, थोड़ा मतलब आवाज़ क्लियर है या फिर मतलब प्रॉब्लम आ रही है कहीं? बताओ कहाँ प्रॉब्लम है बेटे। अगर प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तभी रिजॉल्व होगी। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? हाँ देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जो मशीन का ब्रेकडाउन है, फॉर एग्जांपल अगर 4 मशीनें हैं, ठीक है, मैं देखो अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे ए मशीन ये है, ये मशीन बी है, ये सी मशीन है। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रहा है सबको मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। अब इन मशीनों पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मान लो 5 मिनट में एक ऑपरेशन होता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि ये वाली मशीन क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, फिर अंडर ब्रेकडाउन है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे पास 2 मशीनें हैं, इस मशीन के जो मटेरियल है वो आइडल जाएगा बट बाकी मशीनें स्टॉप नहीं होंगी। तो एक ये सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम लेते हैं कि वहाँ पर हमारा एक मशीन है, ठीक है, हाई एफिशिएंट मशीन ले रखी है और इसी में हमारे क्या लग रहे हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर यही है। तो ये वाला अगर अंडर मेंटेनेंस जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया कि इस सिस्टम में हम क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम क्यों डिज़ाइन नहीं कर रहे? क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि अंडर मेंटेनेंस अगर कोई सिस्टम हो रहा है तो उसमें भी हम क्यूइंग थ्योरी प्रॉपर एक एडवांटेज की तरह इम्प्लीमेंट होती है कि भाई यहाँ पे अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा अगर सर्विस प्रोवाइडर दे देते हैं तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ द सिस्टम तो कम होगी और हमारा जो आइडल टाइम है वो भी बचेगा। ठीक है, क्लियर है? तो बोलो। The main aim of the queuing theory is the achievement of the economic balance between the cost of providing service and the cost of associated with the weight। अब देखो ये है हमारा बेसिक मेन एडवांटेज, ठीक है, जो हमारे की पॉइंट है। यानी कि क्या है कि एक हमारा जो क्यूइंग थ्योरी मॉडल डिज़ाइनिंग का बेसिक एडवांटेज या बेसिक हमारा मोटो ये है कि इकोनॉमिक बैलेंस हमें क्रिएट करना है। यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा हमारा कॉस्ट डिफरेंस ना हो, हमारा एक इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट रहे बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडिंग, यानी कि हमारा सर्विस प्रोवाइड करने में हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे और जो जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर हैं वो जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेट करेंगे वो भी एक तरीके से कॉस्ट है, क्योंकि अगर मान लो एक कस्टमर भी चला गया यानी कि उतना हमारा क्या हो चुका है, वो लॉस हो गया है। ठीक है, तो जो वेटिंग जो लाइन थ्योरी है, वेटिंग लाइन थ्योरी, इट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन कॉस्ट ऑफ द सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ द वेट या वेटिंग लाइन। ठीक है, 2 तरह की कॉस्ट एसोसिएटेड है, हमारी सर्विस कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और जो वेस्टेज है, जो हमारा टाइम का वेस्टेज है, यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ द वेटिंग लाइन है, वो भी रिड्यूस होना चाहिए। ये दोनों अगर रिड्यूस होंगे दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो सही डिज़ाइन हुआ है, जो हमारी क्यूइंग थ्योरी है वो सही से इम्प्लीमेंट हुई है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक क्यूइंग थ्योरी। अब देखो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस खत्म करेंगे क्योंकि हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, बस ये लास्ट स्लाइड है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या है, देखो कस्टमर अराइव, देखो ये है पूरा सिस्टम। अब सिस्टम देखो किसको बोला हुआ है, पहले एक बार ढंग से देखो इसको, थोड़ा इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हैं तो एक बार इसको क्लियर करना। देखो ये है हमारा कस्टमर नंबर 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6, 6 नंबर ऑफ कस्टमर है। ठीक है, तो क्यू बोल दिया और वेटिंग लाइन बोल दिया जो कि अंडर वेट चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है 1 2 3 सी तक, अप टू सी है, अप टू एन तक,
कस्टमर, ये लीविंग यानी कि कस्टमर सर्विस होके यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कस्टमर मान लो निकल गया, ये सेकंड निकल गया, थर्ड निकल गया। और ये क्या है हमारा, ये पूरा सिस्टम, ये क्या है, सर्विस फैसिलिटी। सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, देखो क्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड है प्लस सर्विस फैसिलिटी इंक्लूड है। और जो पीछे कस्टमर और आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। सो कस्टमर मान लो बाहर से आ रहा है, बट सिस्टम के अंदर हम कौन से कस्टमर बोलेंगे, ओनली ये वाले जिनको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो याद रखना एक वर्ड आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या मतलब है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है, जहाँ से हमारे 8-10 या पर्टिकुलर रेशो ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं क्यू, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस फैसिलिटी है वो, और हमारी वेटिंग लाइन है, उनको हम कंबाइंड करके मिलते हैं सिस्टम, ठीक है ना। जो लीविंग वाले सिस्टम है ये भी हमारे सिस्टम के अंदर काउंट नहीं होंगे, और पॉपुलेशन भी काउंट नहीं होंगे। हमारे सिस्टम के अंदर काउंट होगा क्यू और सर्विस फैसिलिटी, ठीक है। ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फंडामेंटल है क्यूइंग थ्योरी का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, यूटिलिटी फैक्टर और अराइवल टाइम, और हमारे कैसे निकालते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का अराइवल टाइम या सर्विस टाइम, ठीक है। डिले टाइम क्या होता है, आइडल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर है बेटा, ठीक है। और किसी कोई डाउट?